Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classic Classroom. दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जनरल स्टेट ऑफ एक्शंस को दर्शाने के लिए कब और कैसे करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर इस टेंस का प्रयोग जनरल स्टेट ऑफ एक्शंस को दर्शाने के लिए ही होता है, लेकिन इस टेंस के बहुत सारे एडवांस्ड यूजेज भी होते हैं और उन्हीं में से कुछ एडवांस्ड यूजेज को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। एडवांस्ड यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, सबसे पहले जिस एडवांस्ड यूज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, यानी कि भविष्य के बारे में बात करना या भविष्य के बारे में बताना। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, जब हमारा टेंस प्रेजेंट का है यानी कि वर्तमान का है, तो वह भविष्य के बारे में कैसे बात करता है या भविष्य के बारे में कैसे बताता है। दोस्तों, यही चर्चा का विषय है और इसी पर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। द सिंपल और इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर टाइम टेबल्ड फ्यूचर, जो कि एक प्लान्ड फ्यूचर होता है। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे हम इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, उसका प्रयोग हम टाइम टेबल्ड फ्यूचर को दर्शाने के लिए करते हैं और टाइम टेबल्ड फ्यूचर एक प्लान्ड फ्यूचर होता है। प्लान्ड फ्यूचर यानी कि योजनाबद्ध भविष्य। दोस्तों, जब हम भविष्य में होने वाली घटनाओं या भविष्य में हमारे द्वारा जो कार्य किए जाने हैं उनकी योजना, उनकी प्लानिंग वर्तमान समय में ही कर लेते हैं, तो हम उन्हें प्लान्ड फ्यूचर यानी कि योजनाबद्ध भविष्य कहते हैं। जैसे कि मैंने योजना बना ली, प्लानिंग बना ली कि मैं एक कार खरीदूंगा, यानी कि मैंने अभी से यह सोच लिया है, यह प्लानिंग कर ली है कि मुझे आगे भविष्य में जाके एक कार खरीदनी है, तो यह एक प्लान्ड फ्यूचर हो गया। लेकिन दोस्तों, जब इसी प्लान्ड फ्यूचर में हम इसी योजनाबद्ध भविष्य के अंदर टाइम यानी समय को भी जोड़ देते हैं, हम यह निश्चित कर देते हैं कि भविष्य में जो घटना होनी है या भविष्य में हमारे द्वारा जो कार्य किए जाने हैं वो भविष्य में किस निश्चित समय पे होंगे, तब वही घटनाएं और वही कार्य टाइम टेबल फ्यूचर के अंदर आ जाते हैं। यानी कि टाइम टेबल फ्यूचर आपको यह तो बताता ही है कि भविष्य में कौन सी घटनाएं होने वाली हैं और भविष्य में आपके द्वारा कौन से कार्य किए जाने हैं, मतलब वो प्लान तो है ही, लेकिन साथ में वो ये भी बताता है कि भविष्य में जो घटनाएं होने वाली हैं वो किस समय पर होने वाली है, किस निश्चित समय पर होने वाली हैं। भविष्य में आपके द्वारा जो कार्य किए जाने हैं वो किस निश्चित समय पे किए जाने हैं। और इसी टाइम टेबल फ्यूचर को दर्शाने के लिए और बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और दोस्तों, फ्यूचर टाइम और भविष्य के समय को हम वाक्य के अंदर लिखते हैं और उसी फ्यूचर टाइम यानी कि भविष्य के समय से हमें यह पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भविष्य की बात कर रहा है। और साथ में हमें यह भी पता चलता है कि वाक्य के अंदर जिस घटना और कार्य का जिक्र हुआ है वो भविष्य में किस समय पर होने वाली है। अब रही बात हमारी वर्ब की यानी कि क्रिया की, जो कि प्रेजेंट की है, वर्तमान की है। दोस्तों,
क्योंकि हमारी जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो वर्तमान की है, प्रेजेंट टाइम की है, तो वो हमें भविष्य के बारे में नहीं बताती। वो हमें यह बताती है कि वाक्य के राइटर या वाक्य के स्पीकर को, यानी वाक्य को लिखने वाले या वाक्य को बोलने वाले को यह जानकारी है कि वाक्य के अंदर जिस घटना और जिस कार्य का जिक्र किया गया है वो भविष्य में वाक्य में दिए गए समय पर होने वाले हैं। चलिए इन सभी बातों को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हमने यहाँ कुछ वाक्यों को लिया है। हमारा पहला वाक्य है, हिज ट्रेन अराइव्स एट 11:46 AM, कि उसकी गाड़ी सुबह 11:46 पे आने वाली है। ये जो समय है ये फ्यूचर का समय है, 11:46 AM। और इसी से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर भविष्य की बात कर रहा है। और जो हमारी वर्ब है अराइव्स, यह प्रेजेंट की वर्ब है, यह वर्तमान की वर्ब है। और यह हमें यह जानकारी दे रही है कि वाक्य के स्पीकर को जो है बात बोल रहा है कि उसकी गाड़ी 11:46 पे आने वाली है, उसे वर्तमान समय में जिस समय वह यह वाक्य बोल रहा है उस समय उसको इस बात की जानकारी है कि उसकी गाड़ी कब आने वाली है। इसी तरह हमारा दूसरा वाक्य है, आई स्टार्ट माई न्यू जॉब टुमारो, कि मैं अपनी नई जॉब या नई नौकरी कल शुरू करने वाला हूँ या कल से शुरू करने वाला हूँ। तो टुमारो यानी कि आने वाला कल, तो यह भविष्य का समय हो गया। और यहाँ पर वाक्य को जो बोलने वाला है, जो वाक्य का स्पीकर है, वो है वाक्य का सब्जेक्ट आई। तो हमारी जो वाक्य की वर्ब है स्टार्ट, वो प्रेजेंट की वर्ब है। वो यह बता रही है कि वाक्य के सब्जेक्ट आई को पहले से ही यह जानकारी है कि उसे अपनी नौकरी कल से शुरू करनी है। और जब वाक्य को बोलने वाले को या वाक्य को लिखने वाले को जब पहले से ही यह जानकारी हो कि वाक्य में जिस घटना और कार्य का जिक्र हुआ है वो भविष्य में किस समय पर होने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि वो घटनाएं और वो कार्य पहले से ही प्लान्ड है, उनकी योजना पहले से ही बनी हुई है। हमारा तीसरा वाक्य है, हिज मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट वीक, कि उसकी शादी अगले हफ्ते होने वाली है। यहाँ पर नेक्स्ट वीक फ्यूचर टाइम है, भविष्य का समय है। और जो हमारी वर्ब है कम्स ऑफ, यह प्रेजेंट की वर्ब है। तो यह हमें यह बता रही है कि भविष्य, जो वाक्य का स्पीकर है, जो इस बात को बोल रहा है, उसे पहले से यह पता है कि उसकी शादी अगले हफ्ते होने वाली है। इसी तरह हमारा लास्ट और फोर्थ एग्जाम्पल है, आई लीव फॉर कोलकाता टुमारो, कि मैं कोलकाता कल जाने वाला हूँ या मैं कोलकाता के लिए कल निकलने वाला हूँ। यहाँ पर टुमारो आने वाला कल यानी भविष्य का समय है। और यह बात कौन कह रहा है, कौन है वाक्य का स्पीकर, वाक्य का सब्जेक्ट आई। और हमारी जो वर्ब है वो प्रेजेंट की है, तो वो हमें यह बता रही है कि वाक्य के सब्जेक्ट आई को प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में ही जब वह यह बात बोल रहा है उसी समय यह जानकारी है कि उसे कोलकाता के लिए कल निकलना है या उसे कोलकाता कल जाना है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि टाइम टेबल फ्यूचर को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसमें हमारी वर्ब का क्या रोल होता है और वाक्य में जो फ्यूचर का टाइम यानी भविष्य का समय दिया है उसका क्या रोल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस टेंस के सेकंड एडवांस्ड यूज की, और वो है टॉकिंग अबाउट द पास्ट, यानी भूतकाल के बारे में बात करना। दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर कहीं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम फ्यूचर को बताने के लिए या फ्यूचर की बात करने के लिए कर सकते हैं। और साथ में हमने यह भी डिस्कस किया कि यह टेंस किस तरह की फ्यूचर की बात करता है या फिर कैसे फ्यूचर को दर्शाता है। और यहाँ भी यही समझना ज़रूरी है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कैसे या किस तरह से पास्ट इवेंट्स यानी कि भूतकाल की घटनाओं को दर्शाता है। यही चर्चा का विषय है और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। The simple or indefinite present tense is used to narrate a past through a dramatic narrative for the sake of vividness। दोस्तों, जब हमें पास्ट इवेंट्स यानी भूतकाल की घटनाओं को ड्रामेटिक वे नाटकीय रूप से प्रदर्शित करना हो यानी कि दर्शाना हो, जिससे कि यह इमेजिन यह कल्पना की जा सके कि पास्ट इवेंट्स भूतकाल की घटनाएं वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में हमारे सामने हो रही हैं, तब हम पास्ट इवेंट्स यानी भूतकाल की घटनाओं को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए इन्हीं बातों को एग्जाम्पल्स से समझते हैं। और हमारा पहला एग्जाम्पल है, शिवाजी enters the battleground. He draws his sword and attacks the enemy. शिवाजी युद्ध के मैदान में उतरते हैं और अपनी तलवार निकालते हैं और दुश्मन पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, हमारे पहले एग्जाम्पल में बात की गई है छत्रपति शिवाजी की, और इस वाक्य के अंदर भी एक भूतकाल की घटना यानी पास्ट इवेंट को दर्शाया गया है, जहाँ पर शिवाजी युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन हमने उस पास्ट इवेंट भूतकाल की घटना को प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा दर्शाया है, ताकि उस भूतकाल की घटना यानी पास्ट इवेंट को ड्रामेटिक वे नाटकीय रूप से प्रदर्शित किया जा सके, जिससे कि यह कल्पना यह इमेजिनेशन की जा सके कि वो पास्ट की इवेंट वो भूतकाल की घटना वर्तमान समय में हमारे सामने हो रही है। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, हनुमान जी now rushes forward and deals a heavy blow to Ravana. Ravana feels unconscious for a moment. अब हनुमान जी आगे की तरफ बढ़ते हैं और रावण को एक जोरदार घूंसा मारते हैं और रावण एक क्षण के लिए अपनी चेतना खो देता है, एक क्षण के लिए बेहोश हो जाता है। दोस्तों, हमारे दूसरे एग्जाम्पल में भी हमने रामायण की एक घटना का जिक्र किया है, जो कि पास्ट इवेंट है, भूतकाल की घटना है। लेकिन उस भूतकाल की घटना को ड्रामेटिक वे नाटकीय रूप से दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर कहीं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है, ताकि यह इमेजिन किया जा सके कि वो पास्ट इवेंट
वो भूतकाल की घटना प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में हमारे सामने हो रही है। आप देख सकते हैं कि दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमने प्रेजेंट वर्ब्स का यूज किया है। हमारा पहला एग्जाम्पल है शिवाजी एंटर्स, एंटर्स प्रेजेंट की वर्ब है। द बैटल ग्राउंड, ही ड्रॉज, ड्रॉज प्रेजेंट की वर्ब है। हिज स्वॉर्ड एंड अटैक्स प्रेजेंट की वर्ब है। द एनिमी। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है हनुमान जी नाउ रसेस प्रेजेंट की वर्ब है। फॉरवर्ड एंड डील्स प्रेजेंट की वर्ब है। हैवी ब्लो टू रावणा, रावणा फील्स प्रेजेंट की वर्ब है। अनकॉन्शियस फॉर ए मोमेंट। तो यहाँ पर पास्ट इवेंट्स यानी भूतकाल की घटनाओं को प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर कहें प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा दर्शाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि उन घटनाओं को हम ड्रामेटिक वे यानी नाटकीय रूप से प्रदर्शित कर सके, जिससे कि यह कल्पना, यह इमेजिनेशन की जा सके कि वो घटनाएं प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में हमारे सामने हो रही हैं। चलिए, अब आपको समझ में आया होगा कि पास्ट इवेंट्स यानी भूतकाल की घटनाओं को किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर कहें प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं थर्ड एडवांस्ड यूज की, और वो है टू एक्सप्रेस सर्टन फैक्ट दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दोस्तों, किसी ऐसे तथ्य यानी फैक्ट को बताने के लिए जो कि सच है तब तक या उस समय जब आप उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स देखते वक्त हम यह भी सीखेंगे कि इस एडवांस्ड यूज के लिए वाक्यों का यानी सेंटेंसेस का निर्माण कैसे होता है। हमारा पहला एग्जाम्पल है हियर कम्स द ब्राइड। अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हम करें तो होगा वहाँ देखो दुल्हन आ रही है। देयर गोज आवर बस, वहाँ देखो हमारी बस जा रही है। हियर दे कम, यहाँ देखो वो आ रहे हैं। और दोस्तों, जब हम इस एडवांस्ड यूज में अपनी बातों को ज़्यादा भावुकता के साथ कहते हैं, तब यही सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो जाते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य बन जाते हैं, जहाँ पर आपकी भावनाएं ज़्यादा निकल कर सामने आती हैं। एग्जाम्पल्स, देयर शी प्लॉज, वो देखो उसने घूंसा मार दिया है। देयर ही हाइड्स, वहाँ देखो वह छुपा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स देखे कि जब हमें किसी फैक्ट या तथ्य को इस तरह से बताना हो कि ऐसा लगे कि वो फैक्ट या तथ्य तब तक सच है या उस समय तक सच है जब हम उसकी बात कर रहे हैं, तब हमें उन वाक्यों को प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना होता है। और ज़्यादा ही भावुकता के साथ अगर हम इस एडवांस्ड यूज में अपनी बात कहते हैं तो वो वाक्य, वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य बन जाते हैं। अब यह देखते हैं कि इस एडवांस्ड यूज के लिए वाक्यों को कैसे लिखा जाता है, उनका निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, जब हम इस एडवांस्ड यूज के लिए वाक्यों को लिखते हैं तब हमें सबसे पहले
वाक्य की शुरुआत हियर या देयर से करनी होती है। अगर वाक्य का सब्जेक्ट हमारे ज़्यादा पास है तो हम हियर लिखेंगे, अगर वाक्य का सब्जेक्ट हमसे दूर है तो हम देयर लिखेंगे। और जो दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है, अगर वाक्य का सब्जेक्ट एक नाउन हो, जैसे पहले वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है द ब्राइड, दूसरे वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है आवर बस। अगर वाक्य का सब्जेक्ट एक नाउन हो तो वाक्य की जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। जैसे कि द ब्राइड हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है और इससे पहले हमने वाक्य की वर्ब को लिखा है, हियर से बाद में और सब्जेक्ट से पहले। इसी तरह हमारा दूसरा सेंटेंस है, इसमें आवर बस यह एक नाउन है और इस वाक्य में हमने वाक्य की वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा है और देयर के बाद में लिखा है। लेकिन अगर आपके वाक्य का सब्जेक्ट एक प्रोनाउन हो, यानी कि सर्वनाम हो, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, अगर आपके वाक्य का सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है तब आप वाक्य की वर्ब को प्रोनाउन के यानी कि सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। जैसे हमारा थर्ड एग्जांपल है हियर दे कम, यहाँ पर दे वाक्य का सब्जेक्ट है तो हमने वाक्य के सब्जेक्ट के बाद वाक्य की वर्ब को लिखा है। इसी तरह हमारा थर्ड एग्जांपल है देयर शी ब्लोज, यहाँ पर सी एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है तो हमने वाक्य की वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखा है। फोर्थ एग्जांपल देयर ही हाइड्स, यहाँ पर ही एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है तो हमने वाक्य की वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखा है। तो हमेशा यह ध्यान रखें जब इस एडवांस्ड यूज के लिए आप वाक्यों का निर्माण करते हैं, वाक्यों को लिखते हैं, तो आपको वाक्यों को हियर या देयर से शुरू करना है। अगर वाक्य का सब्जेक्ट आपके पास में है तो हियर, अगर वाक्य का सब्जेक्ट आपसे दूर है तो देयर। और दूसरा, अगर वाक्य का सब्जेक्ट एक नाउन यानी संज्ञा है तो उस वाक्य की वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी और हियर और देयर के बाद में आएगी। अगर वाक्य का सब्जेक्ट एक प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम है तो वाक्य की वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आएगी। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से इस टेंस का थर्ड एडवांस्ड यूज समझ में आ गया होगा और इस एडवांस्ड यूज के लिए वाक्यों का निर्माण कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला हो और आपकी जानकारी में वृद्धि हुई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और दूसरे दोस्तों को कुछ नया सीखने को, कुछ अच्छा सीखने को मिले और उनकी जानकारी में भी वृद्धि हो। अगर इन एडवांस्ड यूजेस को लेके जिनका हमने इस वीडियो में जिक्र किया है, जिनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, उनको लेकर आपको कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में सवाल पूछकर दूर कर सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिए, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो।